नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान पर अब दबाव एक बार फिर बनाने की कोशिश हो रही है अमेरिका की तरफ से कि वो दोबारा वार्ता की मेज़ पर बैठे, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस वार्ता को लेकर उन्होंने अभी कोई फैसला नहीं किया है और ना ही उनसे कोई ऐसी बातचीत अभी की गई है। लेकिन कोशिशें जारी हैं और इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकी भी दे रहे हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट की जो उन्होंने नाकेबंदी की है उसको अभी और एक गहरा किया जाएगा, उसको और मजबूत किया जाएगा। लेकिन दुनिया भर का दबाव पड़ रहा है अमेरिका पर कि वो इस नाकेबंदी को हटाए ही नहीं बल्कि इस इलाके में शांति स्थापित करे। इन सब चीज़ों को लेकर क्या होने की संभावना है और संभावना जताई जा रही है कि शायद एक दो दिन में वार्ता की मेज़ पर दोनों देश फिर से बैठें, जिस तरीके की कोशिशें जारी हैं। पर वार्ता के बावजूद क्या कुछ होना है, क्योंकि अगर जो वार्ता की जो शर्तें हैं दोनों पक्षों की, उन शर्तों में किसी भी पक्ष की तरफ से कोई ढील बरती जाएगी, इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन क्या कुछ होगा, क्या संभावना बन सकती है और कैसे ये गतिरोध समाप्त होगा, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और अगर ये ताज़ा तरीन जो बयान आ रहे हैं ट्रंप की ओर से भी, ईरान ने किसी तरह की वार्ता को लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये अचानक फिर से वार्ता को लेकर इतने संजीदा क्यों हो गए हैं? इतनी कोशिशें डोनाल्ड ट्रंप फिर से क्यों करने लगे हैं? अगर उन्होंने हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी कर ली है और बता रहे हैं कि बहुत मजबूत नाकेबंदी कर ली है, बावजूद इसके वार्ता को लेकर जो परेशानी दिखाई पड़ रही है वो उन्हीं के अंदर दिखाई पड़ रही है, ऐसा क्यों? देखिए मिश्रा जी, वास्तविकता में पहल कौन करता है वार्ता की, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब यह है कि आपको लग रहा है कि आपने गलत दांव खेल दिया है, इससे अब निकलने के लिए आवश्यक है कि मैं वार्ता कराऊं और किसी प्रकार से फेस सेविंग करूं। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि ईरान का जो पक्ष है वो विश्व के सारे देश और सारी जनता उसके साथ है। ये जो ईरान का पक्ष है, भाई आपने अनप्रोवोक्ड वॉर की, बिना बात के लिए हमला किया, हमला करके आपने ये सोचा कि रिजीम चेंज कर देंगे, तेल के सारे भंडारों पे कब्जा कर लेंगे, हॉर्मुज़ पे कब्जा कर लेंगे और उसके बाद पूरे विश्व के ऊपर वेनेजुएला के बाद जैसे ज्यादातर तेल भंडारों में आपका कब्जा हो जाएगा और रूस पे आपने सैंक्शंस लगा दिए, तो अपना तेल जिस दाम पे आप चाहे बेचेंगे। तो हम भारतीयों को भी ये बात समझ में आ रही है, ये जो परिदृश्य बनाना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका, वो भारत के लिए बहुत ज्यादा दुखदायी होने वाला था, क्योंकि 80% हमारे यहाँ तेल का आयात होता है और अगर अमेरिका ज्यादातर तेल भंडारों पे उसका कब्जा हो जाएगा तो क्या परिस्थिति बनेगी। देखिए, एक तो जो ईरान को फायदा हुआ इस युद्ध में, क्योंकि अनप्रोवोक्ड वॉर थी, उसे वर्ल्ड भर की, पूरे विश्व की सिंपैथी मिली। अब एक घटना आपको और पता चली होगी। देखिए, जो हम लोग हमेशा कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि भारत के अंदर सर्वधर्म समभाव करना इसलिए आवश्यक है कि जैसे हमारे देश में हिंदू मेजॉरिटी में हैं, वैसे ही पूरे विश्व के हर देश में हिंदू माइनॉरिटी में हैं। और हमारे 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड और क्रिश्चियन डोमिनेटेड देशों में रहते हैं, वहां से सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वहां उनको इज्जत मिलती है, सब कुछ होता है, अपना देश में पैसा वापस भेजते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारते हैं। लेकिन अगर हम अपने देश के अंदर सेकुलरिज्म का पालन नहीं करेंगे तो दूसरे देशों में जो हमारे रिश्तेदार बैठे हैं, जो हमारे परिवार के लोग बैठे हुए हैं क्रिश्चियन और मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में, कुछ दिन के बाद उसकी प्रतिक्रिया होनी शुरू हो जाएगी और भुगतान हमको करना पड़ेगा, हमारे परिवार के। भाई मेरे खुद बच्चे जो हैं वो विदेश में हैं। अब प्रश्न ये उठता है, आपको खबर मिली होगी कि यूके के अंदर इजराइल के 2 लोग खड़े हुए हैं और कुछ लोग आते हैं, उनको पीट के चले जाते हैं, उनको जमीन में पटक देते हैं। क्योंकि अगर आपके देश के अंदर आप इस भावना का कि सर्वधर्म समभाव और सबको स्थान मिले, इसका पालन नहीं करते हैं तो उसका रिपरकशन शुरू हो जाएगा, जो हो गया। अब जैसे ईरान के बारे में आपके जो न्यूज पॉइंट के अंदर गेस्ट आते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से बड़ी सुनियोजित रूप से और सही रूप में वहां गुरुद्वारे दिखाए, उन्होंने मंदिर दिखाए, उन्होंने गांधी प्रतिष्ठान दिखाए, उन्होंने महात्मा गांधी के नाम से बना हुआ वो हॉस्पिटल दिखाया जिसको इजराइल ने ध्वस्त कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर जो एक गलतफहमी पैदा गई थी
ये वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा कि ईरान बड़ा कट्टरवादी देश है और वहां पे महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं है और बाकी धर्म को मानने वालों का अत्याचार होता है, उसको उन्होंने धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक रूप से पूरे विश्व के अंदर ये मैसेज दे दिया कि हमारे यहाँ तो यहूदी भी रहते हैं, ईरान के अंदर यहूदी भी रहते हैं और उन पर कोई अत्याचार नहीं होता, क्योंकि वो एक कंट्री है जिसमें वो सब। लेकिन जो देश के खिलाफ अगर कोई बाहरी शक्ति आक्रमण करती है, तो अब ये 2-3 प्रेशर ग्रुप्स ऐसे बन गए हैं इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। भाई देखिए, कभी ना कभी तो क्रोध पनपेगा। अगर इजराइल इस प्रकार से, और बानी बात है कि इजरायली अगर होंगे दूसरे देशों में तो बहुत कम संख्या में होंगे। भाई 90 लाख की टोटल पॉपुलेशन है इजराइल की, संख्या तो बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा, अपने मित्र देश में इजराइल का है कौन आज की तारीख में मित्र देश, आप बता दीजिए। एक अमेरिका को छोड़ के, और आधा मित्र है भारतवर्ष की जनता तो है ईरान के साथ, और माननीय मोदी जी हैं इजराइल और अमेरिका के साथ। लेकिन अगर ये क्रोध पनपा, जो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हिंसा ना हो, हम भी अपने देश के अंदर माइनॉरिटी का संरक्षण करें और जहां हम माइनॉरिटी में हैं वहां की मेजॉरिटी उनका संरक्षण करे। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि भारतवर्ष के अंदर तो आप हिंदू राष्ट्र बनाएं और दूसरे अल्पसंख्यकों पे अत्याचार करें और दूसरे देशों में उसका रिपरकशन ना हो? हाउ इज इट दैट पॉसिबल? ये तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, इधर जितना एक्शन होगा उतना ऊपर से रिएक्शन होगा। तो इसीलिए तो हमारे पूर्वजों ने ये कहा था, वसुधैव कुटुंबकम की बात की थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की बात की थी, क्योंकि उनमें दूरदर्शिता थी। वो जानते थे कि अगर आप जहां आप मेजॉरिटी में हैं या ताकत में हैं वहां बल का प्रयोग करेंगे तो दूसरे जहां ताकत में हो बल का प्रयोग करेंगे और समाज टूट जाएगा और कोई एग्जिस्टेंस की भावना नहीं चलेगी। आपने कभी पक्षियों को आपस में लड़ते हुए देखा है? भाई तोते अपनी भाषा बोलते हैं, गौरैया अपनी बोलती हैं जी। सब अपने पक्षी जो है मस्ती से अपना अपना जीवन यापन करते हैं, और हम मनुष्यों को भी बड़ी अच्छी भावना होती है कि भाई देखिए सारे को एग्जिस्टेंस है, सृष्टि ही को एग्जिस्टेंस का एक रूप है। तभी हमारे पूर्वजों ने कहा कि पेड़ों की भी वंदना करो, जानवरों की भी वंदना करो, गंगा मैया को उसे मैया मानो। लेकिन क्या गंगा मैया का हाल इन तथाकथित सनातनियों ने बना दिया है, और क्या उन्होंने गौ का हाल बना दिया है कि प्लास्टिक खाती फिरती है बेचारी। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है, कोई एग्जिस्टेंस होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव होना चाहिए, और इस पर्टिकुलर फील्ड में भी ईरान ने बाजी मार ली है और इजराइल ने ये एक्सपोज कर दिया है कि वो बहुत ज्यादा दकियानूसी लोग हैं, बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो मॉडर्निटी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि ईरान के अंदर 99% लिटरेसी रेट है। तो ये भारतीयों को तो अभी तक नहीं पता था कि ईरान के अंदर महिलाओं को इतना ज्यादा स्वतंत्रता है कि वो 90, और साइंस में उन्होंने कितनी ज्यादा उन्नति कर ली है कि अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्र को उन्होंने झटका दे दिया है। तो इस युद्ध से क्या हमने गेन किया? हमें पता चला कि ईरान वास्तविकता में देश कैसा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ईरान अब इससे, अगर इसके बावजूद अमेरिका ये उम्मीद कर रहा है कि उसकी शर्तों पर ईरान आकर समझौता करेगा, तो ये उसकी उम्मीदें तो नाकाम होनी ही हैं। और ईरान बार बार इस बात को स्पष्ट कर भी रहा है, ऐसा भी नहीं कि वार्ता की मेज़ पर जाए और उसके बाद वो वहाँ से वापस आए। एक चीज़, एक नया डेवलपमेंट जो हम लोग देख रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, अमेरिका में अब डेमोक्रेट्स जो है, विपक्षी पार्टियां हैं, वो अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो प्रस्ताव लेकर आ रही हैं कि इनको जो कमांडर इन चीफ का दर्जा मिला हुआ है राष्ट्रपति के तौर पर, यानी सेना के प्रमुख का, सेना को युद्ध संबंधी आदेश देने का, इनसे वो शक्तियां इनकी वापस ले ली जाएं, क्योंकि ये उस अब मन स्थिति में नहीं है कि ऐसी शक्तियां इनके पास रहें। ये चीज़, ये डर उनका, वहाँ के लोगों का, और ये तो राजनीतिक तौर पर प्रस्ताव लाया जा रहा है, लेकिन इसकी चर्चा वहाँ पर बहुत तेज़ और बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। अब इस डेवलपमेंट को किस तरीके से देखते हैं? क्या ट्रंप की शक्तियाँ, उनकी मन स्थिति, ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं कि क्या अमेरिका को लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल बोझ सरीखे हो गए हैं वहाँ पर, या उनसे खतरा दिखाई पड़ रहा है, कुछ बड़ा खतरा दिखाई पड़ रहा है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी ट्रिगर पर उंगली दबा सकते हैं? देखिए यही समय था मिश्रा जी, मैंने पहले भी कहा था, पहले भी एक चर्चा में मैंने कहा था कि जिस दिन मुझे ये लगेगा कि अखिल स्वामी जिस पद पे बैठे हैं या जो व्यवस्था उन्हें मिली है और उसकी वजह से मेरे भारत माता को कोई नुकसान हो रहा है, तो मैं खुद उस पद से उतर जाऊंगा।
देखिए मेरे अपनी अपनी एक आकांक्षाएं और राष्ट्र धर्म, भाई आप ये जानते ही हैं कि जो भी हमारा आप हैं ये सब भारत माता की वजह से है। भाई इसी मिट्टी में पले बसे, इसी मिट्टी ने हमको सबको दिया, खाने को दिया, तो ये हमारी माँ है, ये धरती तो हमारी माँ है। तो अगर मुझे लगता है कि अखिल स्वामी की वजह से मेरी भारत माता को नुकसान हो रहा है तो मैं विड्रॉ कर जाऊं। अगर डोनाल्ड ट्रंप वास्तविकता में अपने को कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और वो इस बात को मानते हैं कि अमेरिका को बड़ा बनाने की आवश्यकता है, तो इतना तो उनको अभी तक समझ में आ गया होगा कि उनकी वजह से जो अमेरिका की छवि हमेशा से एक ऐसे राष्ट्र की रही है जो बड़ा राष्ट्र है, जो मजबूत राष्ट्र है, जो सैन्य शक्ति में सबसे बड़ा है और जो सुपर पावर है, आज डोनाल्ड ट्रंप की वजह से वो हास्यास्पद स्थिति में आ रहा है। अमेरिकन की वजह से नहीं आ रहा है, बाकी लोगों की वजह से नहीं आ रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से आ रहा है। तो क्या यह डोनाल्ड ट्रंप का कर्तव्य नहीं बनता है कि पद छोड़ दें? भाई सेना के कमांडर की बात छोड़िए, पद क्यों नहीं छोड़ सकते? और लोग उनको अच्छी तरह से याद करेंगे। भाई अगर बाद में ये समीक्षा होगी कि डोनाल्ड ट्रंप नामक एक व्यक्ति हुआ करता था, वो एप्स्टीन फाइल में उसका नाम था, वो उस जगह जाया करता था, 12-13 साल की बच्चियों के साथ अनाचार करता था, और उसके बाद उसने इस प्रकार से युद्ध छेड़ा और युद्ध में उसको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन बाद में ये भी तो कहा जाएगा जब उसने महसूस किया कि वो गलत रास्ते पे है तो उसने पदत्याग कर दिया, इसलिए उसकी वंदना होनी चाहिए। लेकिन आप किस दिशा में जा रहे हैं? आप अपने देश को भी बर्बाद कर रहे हैं और अपने जो भविष्य में आपके संदर्भ लिए जाएंगे आप उसको भी बदनाम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से केवल कमांडर इन चीफ का बात नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को स्वेच्छा से कल ये कह देना चाहिए, जैसे हमारे जगदीप धनखड़ साहब ने कहा था कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, बल्कि उन्होंने कहा था या किसने कहा था, दस्तखत उनके थे या नहीं थे पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था मेरा स्वास्थ्य खराब है इसलिए पद छोड़ रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं मेरा स्वास्थ्य खराब है मैं पद छोड़ रहा हूं। कौन उसमें बड़ी शानी है? रह लिए 4 साल पहले रह लिए, 1 साल इधर रह लिए, 5 साल रह लिए, 3 साल आप नहीं रहेंगे जेडी। अब बताइए अमेरिका के अंदर इतनी बुरी स्थिति हो गई है, आप खुद सोचिए, क्योंकि जेडी वांस की पत्नी भारतीय है, वहां जो डोनाल्ड के समर्थक हैं उनके घर में ढेला पत्थर फेंकते हैं क्योंकि जेडी वांस की पत्नी जो है भारतीय है। अरे क्या यार, कहां तुम किस धरती के नीचे घुसे चले आ रहा हो? ये जिहाद वो जिहाद, हिंदू ने मुसलमान से क्यों शादी की, मुसलमान ने हिंदू से क्यों शादी की? अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, चौधरी चरण सिंह ने कितने साल पहले ये कह दिया था। चौधरी चरण सिंह को तो कहते हुए मैंने खुद अपने कानों से सुना था कि अगर भारत को मजबूत बनाना है तो अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाहों को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे जो हमारे देश के अंदर ये धर्म और जाति का कमजोरी है इसको मजबूती। भाई एक घर के अंदर अगर दलित भी होगा, ब्राह्मण भी होगा, क्रिश्चियन भी होगा, मुसलमान भी होगा, तो सब धीरे धीरे 2-4 जनरेशन के बाद सब लोग मिक्स हो जाएंगे और केवल भारतीय रह जाएंगे। लेकिन अगर इस प्रकार की मेंटालिटी आ जाए, ये सवर्ण है, वो दलित है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो साउथ इंडियन है, वो नॉर्थ इंडियन है, देश कमजोर हो जाएगा। बिल्कुल। अब एक आपने जब जेडी वेंस की चर्चा की तो बताएं वहां पर किस तरीके से केवल अब ट्रंप का ही नहीं, ट्रंप प्रशासन का, जेडी वेंस का, और जो ट्रंप प्रशासन की जो नीतियां हैं ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने को लेकर, उसको लेकर कितना वहाँ विरोध हो रहा है। जेडी वेंस साहब एक कार्यक्रम में गए हुए थे जॉर्जिया में शायद, और वहाँ लोगों ने ये कह दिया कि हम लोग, हमारा देश, हम बच्चों पर हमले कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर आई। अब ये विरोध का ये स्वर जो दिखा रहा है, तो कम से कम इस मामले में मुझे लग रहा है कि अमेरिका के लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो कुछ अगर गलत हो रहा है ईरान पर, ईरान के ख़िलाफ़, या फिर दुनिया भर में जो चीज़ें हो रही हैं जिसका ये इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है, उसके लिए केवल और केवल ट्रंप और उनका प्रशासन दोषी है, अमेरिका की जनता कम से कम उसके लिए दोषी नहीं है। हालांकि ये भी अपने आप में एक अजीबोगरीब स्थिति है कि आप सरकार जो कदम उठा रही है उसका जनता विरोध कर रही हो, लेकिन माना तो यही जाएगा उस देश का प्रतिनिधित्व तो सरकार ही कर रही है। पर महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश हो रही है अमेरिका की तरफ से, और ये शायद ये चीज़ें अमेरिका को, ट्रंप को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रही हैं और ईरान को और ज़्यादा मजबूत कर रही हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इन सब के बावजूद जो आप कह रहे हैं कि ट्रंप को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, या कम से कम कुछ ना करें, वो इस युद्ध को ही समाप्त कर दें, ख़त्म कर दें। अब तो ये देख भी लिए हैं कि इस युद्ध में कुछ भी होगा कम से कम वो जीत नहीं पाएंगे।
तो आखिर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा करने में क्या समस्या आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है? क्या फिर से हम लोग वहीं चले 28 फरवरी को कि नेतान्याहू का दबाव, इजराइल का दबाव इतना ज़्यादा है कि अपने देश के जनमत को भी इग्नोर करना पड़ रहा है उनको? अच्छा मिश्रा जी, ये बताइए, ये तो चलिए आप अमेरिका का संदर्भ ले रहे हैं, भारतवर्ष के अंदर जनता कहना चाह रही है ना, जनता कुछ मैसेज दे रही है ना। भाई एएनआई की जो चेयरपर्सन है स्मिता प्रकाश, वो मिरांडा हाउस गई। मिरांडा हाउस में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस को उद्बोधित करना था। अच्छा, वहाँ एक भी लड़की नहीं आई, एक भी स्टूडेंट नहीं आई। तो क्या स्मिता प्रकाश को यह समझ में नहीं आया कि इसका मतलब यह है कि मिरांडा हाउस जैसी पढ़ी लिखी प्रबुद्ध बच्चियां भी उनकी आवाज को नहीं सुनना चाहती? क्या इस बात की कल्पना आपने 10 साल पहले की थी? 10 साल पहले जब अन्ना हजारे जैसे एक फर्जी आंदोलन में और रामदेव जैसे फर्जी आंदोलन में मनमोहन सिंह को बदनाम किया गया और मोदी जी को प्रतिस्थापित किया गया, मोदी जी के खिलाफ कोई सुनना नहीं चाहता था, स्मिता प्रकाश को सुनने के लिए एक आदमी नहीं आया। अच्छा, स्मिता प्रकाश भी उसको वो कर रही हैं, रिले कर रही है कि साहब मेरे को सुनने कोई नहीं आया। अरे भैया, तुम क्यों गई थी? क्या तुम्हें नहीं पता कि हिंदुस्तान के अंदर आज के तारीख में मजबूरी है, डरते हैं लोग सीबीआई से, पुलिस से, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से और बीजेपी के गुंडों से, वरना कोई भी तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो यही चीज अमेरिका में हो रही है। लेकिन एक बार मैंने आपको बताया था हुब्रिस हाइपोथेसिस के बारे में। हुब्रिस में जब आदमी कोई गलत निर्णय ले लेता है तो उसके बाद उसको वापसी का रास्ता बंद हो जाता है उसका। अब जैसे नोटबंदी आपने कर दी कि साहब वो ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा और टेररिस्ट खत्म हो जाएंगे, नक्सलाइट खत्म हो जाएंगे। अब ब्लैक मनी बढ़ गया। फिर आपने कहा जीएसटी ले आएंगे, बड़ा सुधार होगा। पता चला जीएसटी का बोझा इतना ज्यादा अपने जनता पे डाल दिया कि जनता की कमर टूट गई। फिर हमारा देखिए जो नया 2-3 दिन से चल रहा है नोएडा के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, अब तो पूरे हिंदुस्तान में फैलता चला जा रहा है। श्रमिक बेचारे 11-12, अच्छा वो डीएम साहब हैं वहां नोएडा की, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की बेटी, वो आदेश दे रही हैं कि अगर श्रमिकों ने कोई ऐसा आंदोलन किया तो मैं ठीक कर दूंगी। अरे भैया महारानी, आप मैडम, आप जो हैं डीएम हैं, आपका हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आपका ये कर्तव्य था देखने का कि लेबर लॉस क्या नोएडा के अंदर इंप्लीमेंट हो रहे हैं। और डीएम साहिबा, आपके पास तो चलिए सरकारी कार है, सरकारी गाड़ी है, सरकारी मकान है, आपको खर्चा कुछ करना नहीं पड़ता, आपके डीएम की कोठी में बहुत ज्यादा तनख्वाह तो आपकी बची जाती है पूरी। अरे बेचारे जो बिहार से, यूपी से 11-11 हजार रुपए काम कर रहे हैं और जिनको सरकार की अक्षमता की वजह से 400 रुपए किलो की गैस खरीदनी पड़ रही है जी, और आप कह रही हैं कि अगर श्रमिक आंदोलन होगा, फिर कह रहे हैं कि उसमें पाकिस्तान का हाथ है, खालिस्तान का हाथ है, नक्सलाइट का हाथ है। अगर इन लोगों का हाथ है तो इसका मैंने सरकार निकम्मी है। तो दोष अपने ही को दे रहे हैं। जैसे हमारे अमित शाह साहब कहते हैं घुसपैठिए घुसपैठिए, जबकि घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। तो देखिए, वास्तविकता यह है कि आदमी एक जब जंजाल में निकलने का प्रयास करता है तो और उलझता चला जाता है, जो आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप का एडवाइजर होता या मान लीजिए उनका रिश्तेदार होता तो मैं कहता पद छोड़ दीजिए, इज्जत बचा के निकल जाइए, कहिए कि मेरे को जीसस क्राइस्ट ने कहा है, मुझे ऊपर से संदेश मिला है, सन्यास ले लो और गुफा में चले जाओ और वहां जाके, तो लोग कम से कम कुछ लोग तो आपको याद करते। वरना 4-6 महीने के बाद ये स्थिति होने वाली है कि अमेरिका इजराइल और अमेरिका इजराइल के साथ खड़े होने वाले लोगों का लोग नाम लेना पसंद नहीं करेंगे। हाँ, अब जो स्थितियां बनती दिखाई पड़ रही हैं और अमेरिका से ये तस्वीरें और इजराइल से भी तस्वीरें आ रही हैं कि वहाँ पर आपको किस तरीके से जलील किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप बच्चों को मार रहे हो, और उसकी वजह से अमेरिका हम लोग करते हैं उसमें किया था। और अमलेंदु जी ने जानकारी उसकी दी थी कि वहाँ एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट कई उन जगहों से, उन सोर्सेस से आई है जहाँ बहुत सारे जो सैनिक हैं और सैनिक हैं, अधिकारी हैं, वो अब उनका भी समय बचा हुआ है रिटायरमेंट का, लेकिन वो पहले ही रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि सेना को जिस तरीके से इग्नोर किया गया और अपनी ज़बरदस्ती, अपनी जो एक कह लीजिए कि ज़िद चलाने की कोशिश की गई, उसकी वजह से सेना में बड़ी नाराज़गी। और ये दिखाई भी पड़ रहा है कि युद्ध के दौरान आप सेना के चीफ को ज़बरन रिटायर कर रहे हैं, दर्जनों अधिकारियों को आप बर्खास्त कर दे रहे हैं। ये चीज़ अब अमेरिका में क्या एक किसी सैन्य विद्रोह की ओर ले जा रही है कि वो लोग छोड़ रहे हैं कि नौकरी बची हुई है लेकिन वो पहले ही रिटायरमेंट ले रहे हैं। और उसकी वजह से बताई जा रही कि जो ईरान की लड़ाई है, और इस लड़ाई में सेना को बच्चों के स्कूल
जैसी चीज़ों पर हमला करना पड़ रहा है। ये चीज़ें उन सैनिकों को बहुत मानसिक रूप से बहुत विचलित कर रही हैं, ये उस रिपोर्ट में कहा गया है। देखिए, हमने अभी तक ये सुना था कि अमेरिका के अंदर जैसे बराक ओबामा के बच्चे और वो खुद जाके रेस्टोरेंट में खाना खुद सर्व करते हैं, रिटायरमेंट के बाद वो बिल्कुल आम आदमी की तरह काम करते हैं। यूरोप के अंदर वहां के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बस से चलते हैं, खड़े रहते हैं, अगर उनको सीट नहीं मिली, उनको कोई प्रिविलेज नहीं मिलता है, वो साइकिल में चलते हैं। हम लोग बड़े प्रभावित होते थे जी, हम लोग बड़े प्रभावित होते थे। भाई, अगर मान लीजिए ईरान से युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप अपने बेटे और दमादों को युद्ध में भेज दें, तो हो सकता है अमेरिका की सहानुभूति उनके साथ हो जाए। वार्ता करने के लिए तो भेजा था अपने दामाद को, उन्होंने करने के लिए नहीं, वार्ता करने के लिए आप वहां के गरीब लोगों को भेज दीजिए, आर्मी कमांडर्स के बच्चों को भेज दीजिए, आप युद्ध कीजिए जाके और जाइए हॉर्मुज़ पे कब्जा कीजिए और गोली लगती है तो गोली खाइए। अपने बच्चों को तो आप रखेंगे बिल्कुल कोजी जॉब में, बड़े प्रतिष्ठित काम में, जैसे हमारे देश के माननीय प्रधान गृह मंत्री साहब के बेटे जय शाह साहब जो हैं, वो आईसीसी के प्रेसिडेंट चेयरमैन है, करोड़ों अरबों रुपए का काम कर रहा है, और हमारे देश के मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के बच्चों को कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ और मस्जिदों के नीचे घुसो। खैर, अब चलिए, मजदूरों ने जो ये आंदोलन किया है, अब देखिएगा जिस दिन चुनाव संपन्न होंगे और पेट्रोल डीजल के दाम ये बढ़ाएंगे, उस दिन इनको पता चलेगा। अभी तो 11,000 रुपए, जब 400 रुपए का गैस है तब मजदूर जो है सड़क पे आ गए हैं, लेकिन अगर जब ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएंगे और किस प्रकार से लोगों का शोषण होगा, उसके बाद भगवान न करे कोई ऐसी स्थिति बने, लेकिन महंगाई का बम फूटने वाला है। और जनता को ये समझना चाहिए कि इस समय अगर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अमेरिका का साथ छोड़ देते और एक संदेश दे देते, और सुना भी है डोनाल्ड ट्रंप से उनकी बात हुई है कि भैया मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हूंगा, तो बिल्कुल मूर्ख हो, तुम्हें कई स्ट्रेटेजी नहीं आती है, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुमने बर्बाद कर दिया और मैं अपने हाथ खींच रहा हूं, जो तुम्हें मेरी फाइल वाइल करनी है, अडानी का जो करना है करो भैया, मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हूंगा। क्योंकि भारत की जो महत्वपूर्ण स्थिति थी उसको केवल इस युद्ध की वजह से कितना नुकसान झेलना पड़ा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने किस प्रकार से भारत का अपमान किया है, हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री का अपमान किया है, वो हमारे लिए लज्जा का विषय है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन उसकी संभावना कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है और कहीं से कोई संकेत भी नहीं मिल रहा है। संकेत इस बात के ज़रूर मिल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी स्थिति में फेस सेविंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी हो इस लड़ाई से हम बाहर निकल लें। लेकिन वही वाली बात है कि आपको एक तरफ आपका देश अपना जो है वो इस लड़ाई में आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहा है, आपकी सेना उसके लिए अलाउ नहीं कर रही है, आपकी स्थिति अब अलाउ नहीं कर रही है, और दूसरी ओर इस युद्ध से बाहर निकलने नहीं दे रहा है आपको इजराइल। अब इसमें यही तय करना है कि भारी कौन पड़ता है। लेकिन जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह की खबरें अब इजराइल से भी लगातार आ रही हैं, और कोई पहली बार नहीं आई है, युद्ध के दौरान भी वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ विपक्ष के नेता तमाम आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस लड़ाई में हम अपने को हर स्तर पर हमने अपने को कमज़ोर किया है और पूरी दुनिया में हमारा नाम खराब हुआ है। उन स्थितियों में अगर नेतान्याहू की जो पोजीशन है, जो कंडीशन है, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि वो तो वैसे भी युद्ध अपराधी भी घोषित किए गए हैं, उनके अपने देश की अदालत में मुकदमा चल रहा है, किसी तरीके से मोहलत ली है उन्होंने अभी 2 हफ्ते की। उनका फ्यूचर, आपको उनका भविष्य कहाँ दिखाई पड़ रहा है? देखिए, ये दोनों नेता जो हैं आज के तारीख में, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे नेतन्याहू हो, दोनों की स्थिति बिल्कुल एक प्रकार की है, बल्कि तीसरे साहब की भी स्थिति बिल्कुल उसी प्रकार की है। मुश्किल है कि अगर ये लोगों का दिमाग डाइवर्ट ना करें। इन्होंने ये तीसरे साहब कौन है? वो आपको पता है तीसरे साहब कौन है? आपके दर्शक श्रोताओं को भी पता है तीसरे साहब कौन है। उनको अपने राष्ट्रीय सेठ को बचाना है। उन्हें एप्स्टीन फाइल में जो ये खुलने वाली हैं, अभी तो बहुत कम खुली हैं, उससे बचना है। और अगर राष्ट्रीय सेठ पे दांव पड़ गया तो बानी बात है, राष्ट्रीय सेठ के पास अपना पैसा तो है नहीं, पैसा इन्हीं लोगों का है, तो इन्हीं का पैसा घूम रहा है। ये तीनों लोग ऐसे हैं आज के तारीख में जो डाइवर्ट करते हैं लोगों का दिमाग। जैसे ये श्रमिक आंदोलन हुआ, अब वो डाइवर्ट कर दिया गोदी मीडिया। आपने देखा होगा कल शाम को सारे गोदी मीडिया में एक ही मैसेज चल रहा था कि षड्यंत्र हो गया। हाँ, पाकिस्तान एंगल ढूंढ लिया गया। जी, इंस्टाग्राम मैसेज चल रहे थे लाल। अरे यार, तो बीजेपी वाले एक ग्रुप बना लिया, बीजेपी वालों ने। जब ये घटना घट गई उसका बीजेपी वालों ने गुट बना लिया। मैंने कहा एक गोदी मीडिया में, ये बीजेपी वाली 10 लोगों ने एक ग्रुप बना लिया, व्हाट्सएप ग्रुप, और उसमें कि लाल मिर्ची ले जाना। अरे यार, जांच होनी नहीं है।
अच्छा, जब इतना ज्यादा प्रशासन और राजनीतिज्ञों के बीच में गठजोड़ हो जाए जी, तो भैया अकल की बात करे कौन? ये तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं कि राष्ट्र हित में अगर ये 3 लोग अपने पद से उतर जाएं तो देश की और गोदी मीडिया को लगाम लगा दी जाए, और गोदी मीडिया को ये वो लाहौर कब्जा कर लिया, रावलपिंडी कब्जा कर लिया, पाकिस्तानियों को बुला लेते हैं। अब देखा, आपने वो देखा होगा कि वो पाकिस्तान के लोगों को बुला लिया, उन्होंने चित्रा त्रिपाठी का ही अपमान करना शुरू कर दिया, ऐसी ऐसी बातें करनी शुरू कर दी जो हमें शर्म आ रही है। हमारे देश की बेटी का इतना अपमान क्यों कर रहे हैं ये? लेकिन बुला लेते हैं, उनको पैसा भी देते हैं और देश को गाली भी खिलवाते हैं और खुद भी गाली खाते हैं। अच्छा, हम लोगों को बुलाने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें चाहिए व्यूज, उनको चाहिए टीआरपी। तो देखिए, वास्तविकता यह है कि विश्व के कल्याण के लिए आवश्यक है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू साहब और तीसरे महामानव तीनों अपने पद से त्याग पत्र दे दें, जिससे कि विश्व के कल्याण की ओर पूरा विश्व आगे बढ़ सके। अब एक मेरा आखिरी सवाल है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप ये चीज़ें कह रहे हैं कि अब यहाँ पर तीनों नेताओं का एक साथ आप जिक्र कर रहे हैं, यानी अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी, इस पूरे परिदृश्य में हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी घटना हो गई। हमारे यहाँ बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया, हालांकि वो होना ही था, और चुनाव चल रहे हैं। तो ये इस व्यस्तता की वजह से प्रधानमंत्री इसमें दिलचस्पी नहीं ले पा रहे हैं, या फिर कोई और कारण है, या उनसे किसी तरफ से, किसी पक्ष से कोई कोशिश नहीं की जा रही है कि वो भी मध्यस्थता करें? यानी जो एक कहा जाता है कि पूरे कई लड़ाइयाँ उन्होंने रुकवाई हैं, दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो लोग भारत की तरफ देखते रहते हैं, तो यहाँ बिल्कुल करीब में सब कुछ हो रहा है और पड़ोसी देश जिसको हम कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, वो मध्यस्थता करने चला जाता है और दोनों ही पक्ष उसका शुक्रगुजार होते हैं। तो ये इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या प्रधानमंत्री के पास समय न होने के कारण ऐसा है, या फिर कोई और कारण है? देखिए, वास्तविकता में यह है मिश्रा जी, आप भी जानते हैं कि 2014 के पहले भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान था। यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो महत्वपूर्ण स्थान छिन गया। अगर विश्लेषण करें, ये केवल एकेडमिकली इसका विश्लेषण करें, देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं किया, ऑपरेशन सिंदूर क्यों नहीं किया? जब बॉम्बे अटैक हुआ, जो बीजेपी वाले आके बड़ा तड़क भड़क से गोदी मीडिया में प्रश्न पूछते हैं, मनमोहन सिंह ने क्यों नहीं किया, मनमोहन सिंह ने क्यों नहीं किया? अरे यार, मनमोहन सिंह ने बड़ी कूलली ये पता चलाया और हमारे पत्रकारों ने पाकिस्तान के उन मोहल्ले में ढूंढ लिया कि साहब किस मोहल्ले में किस माँ बाप के घर में रहता था और क्या उसकी बस्ती, सारे टेररिस्ट का ट्रेस कर लिया हमारे पत्रकारों ने, हमारी एम्बेसी ने, और पूरे विश्व में वो डोजियर भिजवा दिया कि देखिए पाकिस्तान का हाथ है, इट्स ए टेररिस्ट। मान लिया लोगों ने, विश्व ने मान लिया। आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोन तो पाकिस्तान को नहीं मिला करता था ना। अरे यहां हमने क्या किया, इसका जवाब देने के बजाय कि पठानकोट क्यों हुआ, उरी क्यों हुआ, पहलगांव क्यों हुआ, पुलवामा क्यों हुआ, आप हमने सब सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अरे यार, तुमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, लेकिन उससे तो पूरे विश्व ने, जब आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में, सारे देश तो पाकिस्तान के साथ खड़े थे आपके साथ, क्योंकि आपने मूर्खता की। अगर उसी के, लेकिन तथ्य अगर आप ढूंढने निकलते, पुलवामा क्यों हुआ, आरडीएक्स कैसे आया, कैसे आरडीएक्स सेना के जवानों की मौत के कारण क्या हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल था, वो जांच तो आपने कराई नहीं। वही जांच आपने वहां पे नहीं कराई, पहलगांव के अंदर क्यों नहीं कराई, प्रश्न उठता है। और जाके वहां पे स्ट्राइक कर दी, और वहां सेना ये भिड़ गई, प्लेन हमारे भी टूट गए, उनके भी टूट गए। फिर ये हुआ कि जो एयर स्ट्रिप हमने कहा था कि पाकिस्तान ने हमने खत्म कर दी, वहीं पे लैंड किए हैं लोगों के प्लेन, जब ये समझौता वार्ता हुई है। तो देखिए, ये जो अपने वोटर्स को इंप्रेस करने के लिए ये झूठा प्रपंच गोदी मीडिया चलाता है, यही देश के लिए घातक। बिल्कुल, ये सारी चीजें, तमाम जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे भटकाना और यहाँ अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, लेकिन वास्तविकता जो है, सच्चाई जो है, वो कहीं छिपती नहीं, वो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये भले दोहरा रहे हों, अभी भी दोहरा रहे हैं कि ईरान को ख़त्म कर दिया हमने, रेजीम चेंज कर दिया, अब जो नया रेजीम आया है, अब उनको पता नहीं कहाँ से नया रेजीम दिखाई पड़ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जो सच्चाई है वो दुनिया भी देख रही है, उनके देश के लोग भी देख रहे हैं, और देख तो डोनाल्ड ट्रंप भी रहे होंगे, लेकिन सोच रहे हैं कि अब अपने को किसी तरीके से बहला लिया जाए, यही कह के। लेकिन सच्चाई जो है वो सच्चाई ही रहती है। अब देखना यह है कि
क्या कुछ इसका रास्ता निकलता है? अब 1-2 दिन की बात हो रही है कि फिर से ये वार्ता होगी, वार्ता होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, और ये इस पर हमारी भी नज़र रहेगी कि 1-2 दिन में ये वार्ता होती है या होती है तो फिर किन शर्तों पर होगी, या फिर ये फिर उसी तरीके से वार्ता की मेज़ पर आएंगे कि वार्ता से निकलने वाला कुछ नहीं है। इस कार्यक्रम को भी यहीं समाप्त करते हैं।